किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके सिम्टम क्या हैं और कैसे उसको डायग्नोस खुद से किया जा सकता है? सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ईज़िली डिटेक्ट करने होते हैं, जैसे कि कोई लंप या गांठ का ब्रेस्ट में मिलना या अंडर आर्म्स में मिलना। अगर कोई महिला उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो कैसे घर में पता कर सके? 3 चीज़ें होती है, एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसमें महिलाएं खुद अपनी ब्रेस्ट की जांच खुद से कर सकती है। दूसरा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि एक क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर ब्रेस्ट की जांच करेगा। और तीसरा होता है मैमोग्राम। महिलाओं की कौन सी उम्र है जिसके बाद उनके चांसेस हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? तो 40 साल की उम्र के बाद से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे मिथ या बोलेंगे कि लोगों में बहुत सारी धारणाएं हैं कि अगर बायोप्सी, अगर आपको कैंसर है आप कराते हैं तो उसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, जो बायोप्सी करवाते हैं और फैलने के चांसेस हर कैंसर में नहीं होता है। जो पुरुष हैं यानी मेल, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर पॉसिबल है? फीमेल जेंडर डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का, बट मेल होने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठंडो रे ठंडो मारा पाड़ के हवा ठंडी पानी ठंडो। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्रा का स्पेशल कार्यक्रम गेस्ट इन द स्टूडियो, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना यानी मंथ चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित सकलानी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपकी काइंडनेस। तो सर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। देखिए, कैंसर मतलब होता है कोई भी एक ऐसी गांठ जिसका हमारी बॉडी में कंट्रोल नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रही है। तो यूजुअली जब हमारे बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं तो हमारी बॉडी के कंट्रोल में रहते हैं। हमारी बॉडी उन्हें पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल करती है कि कितना डिवीजन होना है, कितना नहीं होना। बट जो हमारी बॉडी के कंट्रोल से बाहर चले जाए किसी भी कारण से, तो वो कैंसर बन सकते हैं। तो अगर वो फैल जाए तो वो कैंसर कहलाते हैं। तो सर, हर गांठ जो कि ब्रेस्ट में मौजूद हो वो कैंसरस होती है? देखिए, हर गांठ तो कैंसर नहीं होती। इवन 80% जो गांठ होती है वो कैंसर नहीं होती है ब्रेस्ट में, 20% ही कैंसर होती है। बट ये जज करना कि ये कैंसर है कि नहीं, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर पाएगा। तो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या मेमोग्राम के थ्रू, अगर ज़रूरत हो तो मेमोग्राम, अदरवाइज क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू वो बता सकता है कि ये गांठ कैंसर की है या नहीं है। जो कैंसर की गांठ होती है वो ज़्यादातर हार्ड होती है, घूमती नहीं है पूरी ब्रेस्ट में, एक जगह में स्थिर रहती है और धीरे धीरे करके साइज में बढ़ती है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके सिम्टम क्या हैं और कैसे उसको डायग्नोस खुद से किया जा सकता है? तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ईज़िली डिटेक्ट करने होते हैं, जैसे कि कोई लंप या गांठ का ब्रेस्ट में मिलना या अंडर आर्म्स में मिलना, ठीक है। उसके अलावा पूरी ब्रेस्ट की स्वेलिंग हो जाना या फिर रेडनेस हो जाना या फिर निप्पल में से डिस्चार्ज होना, स्पेशली रेड कलर का डिस्चार्ज होना। इसके अलावा निप्पल अंदर की साइड को हो जाना। तो ये सब लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट ऐसी स्टेज में प्रेजेंट करता है जब वो फैल चुका होता है, तो ज़्यादातर वो हड्डियों में फैलता है, तो हड्डियों में दर्द होना, इस टाइप के कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। तो इसको अगर कोई महिला उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो कैसे घर में पता कर सके? क्योंकि हर स्टेज का है, तो स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इसके लिए 3 चीज़ें होती है। एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें महिलाएं खुद अपनी ब्रेस्ट की जांच खुद से कर सकती है। दूसरा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि एक क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर ब्रेस्ट की जांच करेगा। और तीसरा होता है मैमोग्राम, स्क्रीनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यूजुअली महिलाएं शीशे के सामने खड़े होके तो अपनी ब्रेस्ट की जांच खुद कर सकती है। तो उसमें कुछ कुछ पोजीशन है जो गाइडलाइंस कहती है जो जैसे करना चाहिए। एक पोजीशन है अपने हाथ को अपने कमर के साथ में रखना, एक है अपने हाथ को ऊपर उठाना, और तीसरा है लेट के करना। तो हर एक क्वाड्रेंट, हमारे ब्रेस्ट जो होता है वो कुछ क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। एक ऊपर और बाहरी तरफ, ऊपर और अंदर की तरफ, नीचे और बाहर की तरफ, नीचे और अंदर की तरफ, और बीच का पोर्शन। तो हर एक पोर्शन को अच्छे से टच करके फील करना होता है, कोई गांठ तो नहीं है उसमें, और अंडर आर्म्स को भी। तो हर एक पोजीशन में ये करना चाहिए, जो भी पोजीशन मैंने बताई। बहुत सारे मिथ या बोलेंगे कि लोगों में बहुत सारी धारणाएं हैं कि अगर बायोप्सी, अगर आपको कैंसर है आप कराते हैं तो उसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बायोप्सी करवाते हैं और फैलने के चांसेस हर कैंसर में नहीं होता है। जिन जिन कैंसर में होता है वो उसका हमें पता होता है कौन से कैंसर में होता है। तो कुछ कुछ कैंसर होते हैं जिनमें फैलने का मतलब वो जो बायोप्सी का ट्रैक्ट होता है उसमें कैंसर के सेल्स छूट सकते हैं, तो वो हर कैंसर में नहीं होता है।
तो ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी रिस्क नहीं होता है कि बायोप्सी से कैंसर के फैलने का, बिल्कुल ज़रा सा भी, जितनी भी स्टडीज़ हुई है किसी में भी नहीं आया है कि 1% भी रिस्क बढ़ जाए फैलने का कैंसर के। और कैंसर को बायोप्सी के अलावा और कोई तरीका नहीं है आज की डेट पे जो हम 100% बोल सकें कि कैंसर है और उसका इलाज कर सकें। महिलाओं की कौन सी उम्र है जिसके बाद उनके चांसेस हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? तो जैसे जैसे एज बढ़ती है महिलाओं में तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। हाँ जी, तो 40 साल की उम्र के बाद से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। हालांकि आजकल इस टाइम पे हम इंडिया में, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, अर्ली एज में भी हम ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं क्लिनिक्स में। सबसे मिनिमम एज आपने अभी तक आपके एक्सपीरियंस में कितनी रही है? 25 जो यंग एज में होता है, इसका मतलब कुछ और मॉलिक्यूलर चीज़ें हैं अंदर की बॉडी के अंदर जो डिरेंज हुई है, क्योंकि कैंसर यूजुअली होती है बुढ़ापे की बीमारी। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे अंदर के जो म्यूटेशंस हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं बॉडी के, जिन्हें बॉडी रिपेयर करने की क्षमता कम होती रहती है। अगर यंग एज में हो रहा है इसका मतलब कुछ ऐसी ही चीज़ है जो बहुत ही वैसी म्यूटेशन है, जो ख़राब टाइप की म्यूटेशन है, तो वो हो रही है और उसकी वजह से वो एग्रेसिव होते हैं ज़्यादातर कैंसर्स। तो सर आपने बताया कि यंग एज में भी कैंसर अगर हो सकता है तो उसकी स्क्रीनिंग जो एक 25 साल 26 साल 27 साल की जो लड़की होगी वो कैसे स्क्रीनिंग कर सकती हैं उसकी? तो जो गाइडलाइंस है वो नॉर्मल पब्लिक में इतनी कम एज ग्रुप में रिकमेंड नहीं करती है स्क्रीनिंग। बट अगर हमें पता है कि किसी पेशेंट की में कोई नोन जीन है, ऐसी जीन्स हैं जो कैंसर करती है, तो फैमिली में पता है, जैसे कि मदर है उसके बच्चों में अगर स्क्रीनिंग करनी हो, है ना, तो ऐसी चीज़ों में, या जिसकी बहुत ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री हो, बहुत फैमिली में बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ हो, तो ऐसे लोगों में स्क्रीनिंग की जा सकती है यंग एज में। बट मेमोग्राम की ये एक ड्रॉबैक है कि वो यंग एज में कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें एमआरआई यूज़ करना पड़ता है मेमोग्राम के साथ। तो एमआरआई प्लस मेमोग्राम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं हम ऐसे यंग लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए, ब्रेस्ट के लिए। जी, तो अगर किसी मदर को कैंसर हो चुका है तो क्या कितना रेशियो, कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि उसकी आगे अगर उसकी बेटी है या बेटा है तो उसमें कैंसर होने के? देखिए, अगर कोई जेनेटिक है, कोई नोन जीन कैरियर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हम तो इवन रिकमेंड भी करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हमें ट्रीटमेंट सोचना चाहिए कैंसर होने से पहले ही। जैसे आपने सुना होगा एंजेलिना जोली ने भी अपने ब्रेस्ट हटा दी थी, तो क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क था उसमें। तो ऐसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है हमें कि कुछ ना कुछ इंटरवेंशन लिया जाए। तो वो बहुत सारे इंटरवेंशन होते हैं, सर्जरी करना या फिर कुछ और टैबलेट्स आती है प्रिवेंशन के लिए, रिस्क कम करने के लिए, तो ज़्यादातर सर्जरी ही की जाती है। कैंसर जेनेटिक हो सकता है? हाँ जी, तो कैंसर जेनेटिक रीजंस होते हैं कैंसर के। लगभग 10% ब्रेस्ट कैंसर, 5 से 10% के बीच में जेनेटिक लिंक मिला है हमें। तो वो फैमिलीज़ में रन करते हैं। कुछ कुछ जीन्स हमने आइडेंटिफाई भी की है कौन कौन से जीन से होता है। कुछ कुछ जीन्स जिनसे अगर फैमिली में हो तो बहुत ही हाई पेनिट्रेंस मानी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें अगर वो जीन्स है फैमिली में तो जो बच्चे होंगे उनमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल का कैंसर होने में कितना बड़ा रोल है? ब्रेस्ट का बहुत ही स्पेसिफिक जो है, बहुत ही स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में अगर ओबेसिटी हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है। तो ओबेसिटी को हम कहते हैं जब 30 या 30 से ज़्यादा बीएमआई हो, तो ऐसे लेडीज़ में ज़्यादा रिस्क होता है नॉर्मल लेडीज़ के कंपैरिजन में। उसके अलावा हाई फैट फूड इनटेक करना, और उसके अलावा लाइफस्टाइल सीडेंट्री होना, उसके अलावा अल्कोहल का इनटेक, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। ये कब है कि एक महिला को नेसेसिटी बन जाती है कि उसको सर्जरी करनी ही है? देखिए, जब भी ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोस होता है तो सर्जरी तो करनी ही होती है। तो जो ब्रेस्ट की सर्जरी होती है वो आज भी मेन ट्रीटमेंट है, एक सारे ट्रीटमेंट मिला के ही होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, है ना। तो हर चीज़ की इंडिकेशन होती है कि देना है कि नहीं देना, पर सर्जरी करनी होती है। सर्जरी भी दो टाइप की होती है, एक तो पूरा ब्रेस्ट निकालना, और आजकल के टाइम पे हम ब्रेस्ट को बचा भी सकते हैं, जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। तो सर्जरी एक मेन मोडालिटी है जो कि होती ही होती है। सर आपने ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी बोला है, तो इसको हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इसके अलावा एक हार्मोनल थेरेपी या हार्मोन थेरेपी होती है, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ज़्यादातर कैंसर्स का, अगर मैं ब्रेस्ट की भी बात करूँ स्पेशली, तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये सब थेरेपीज़ है जो किसी भी कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ की जाती है। तो स्टेज में डिपेंड करता है कि कौन सी थेरेपी कब देनी है। तो ज़्यादातर कैंसर्स में स्टेज के हिसाब से
हम थेरेपी प्लान करते हैं, इनिशियली ही प्लान करते हैं कि कब कब कौन कौन सी थेरेपीज़ लगेगी। तो ऐसा होता है कि जब बायोप्सी से अगर हमें पता चल जाए या एफएनएसी से हमें पता चल जाए कि कैंसर है, तो हम अगर सर्जरी प्लान करें तो सर्जरी के 2 टाइप हो सकते हैं। या तो अगर ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और हमें लगे कि ब्रेस्ट के साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, वो सर्जन डिसाइड करता है। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर है ब्रेस्ट के साइज़ के कंपैरिजन में, तो ज़्यादातर हमें पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, जिसे हम मेस्टेक्टमी कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरी सर्जरी होती है, अगर ट्यूमर का साइज़ छोटा है, तो ऐसे में हम अगर ब्रेस्ट के कंपैरिजन में, साइज़ के कंपैरिजन में अगर गांठ छोटी लगे तो हम सिर्फ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं। उसमें जो गांठ होती है उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन लेके वो गांठ को निकाल के रख देते हैं। पर ऐसे केस में रेडिएशन का रोल होता है, तो रेडिएशन दी जाती है। तो ये जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए सारा ट्रीटमेंट, उसके बाद रोल आता है हार्मोन थेरेपी का। तो कुछ मार्कर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में जो हमें पता चले हैं, तो उनके लिए कुछ हम एडिशनल थेरेपी दे सकते हैं, जिससे कैंसर के वापस आने का रिस्क कम हो सकता है। तो उनमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें ER, PR, जिसे ईस्ट्रोजन बोलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HER2/neu, ये 3 स्टेटस देखे जाते हैं। उसके हिसाब से हम थेरेपी प्लान कर सकते हैं। जो पुरुष हैं यानी मेल, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर पॉसिबल है? हाँ जी, फीमेल जेंडर डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का, बट मेल होने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कम उम्र में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो उनका फ्यूचर में, अगर उनकी शादी या बच्चे होते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस सब में उसका प्रभाव रहता है? देखिए, जब कीमोथेरेपी चल रहा हो तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते, बट एक बार कीमोथेरेपी ओवर हो गया और रेडिएशन ओवर हो गया तो ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। इतने सालों में आपकी स्टडी के टाइम से लेके अभी तक में तो टेक्नोलॉजी है, उसमें आपने कोई डिफरेंस महसूस किया? आज की डेट में जो कैंसर है क्रॉनिक बीमारी बनने की तरफ जाता जा रहा है। तो हमारे पास आज की डेट में जेनेटिक मैपिंग करके और बहुत सारे हमें टारगेट्स पता चलते हैं बहुत सारे कैंसर्स में, कि कौन कौन सी म्यूटेशन हो रही है कौन कौन सी जीन्स में, और उनके लिए दवाई बनाई जाती है। तो बहुत सारे कैंसर्स थे जिनका सर्वाइवल बहुत कम होता था पहले के टाइम पे। तो स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर में ट्रिपल नेगेटिव अगर हो, जो ER, PR, HER2/neu तीनों नेगेटिव हो, तो उनका सर्वाइवल बहुत पुअर होता था। तो अभी कुछ हमें पता चला है कि एक कीमोथेरेपी होती है जिसका असर अच्छा आता है ट्रिपल नेगेटिव में, और उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी आई है ट्रिपल नेगेटिव में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और स्क्रीनिंग ऑब्वियसली, ताकि हम जल्दी पता चल पाए, तो इन सब से कैंसर के आउटकम्स तो बढ़ ही रहे हैं, सर्वाइवल बढ़ रहा है। और भी बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनमें, जैसे लंग कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, इनमें हमें टारगेट्स पता हैं। तो जब हमें टारगेट्स पता रहते हैं तो वो कीमोथेरेपी से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वो टारगेट्स, और साइड इफ़ेक्ट्स भी कीमोथेरेपी से कम होते हैं। तो ऐसे पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है और उनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। बीइंग अ डॉक्टर एक चैलेंज भी है आपके लिए, तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्या चैलेंजेस एक डॉक्टर, एक कैंसर का, एक ऑन्कोलॉजिस्ट फेस करता है? हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं, इनका क्योर हो जाए, बट अगर रिकरेंस हो, या फिर जिनका हमें पता है कि स्टेज 4 है और काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, तो हम जानते हैं कि कभी भी कुछ भी अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट से कुछ अटैचमेंट हो ही जाता है जो लंबे टाइम तक हो हमारे साथ। तो एक फैमिली टर्म्स से बनने लग जाते हैं, तो वो भी हमें कई बार डिस्टर्ब करते हैं, रात को भी फ़ोन करके कभी भी। तो जो लंबे टाइम तक पेशेंट्स होते हैं, तो हाँ, तो बट हमें प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ से। स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम जो न्यू पेशेंट्स होते हैं, बट विद टाइम उनके साथ अटैचमेंट इमोशनल हो ही जाता है। तो ये हर डॉक्टर के साथ ही होता है। हाँ जी। एक कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं या फिर मिथ हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हैं, जिन्हें आप क्लेरिफाई करना चाहेंगे जनता के लिए? बहुत सारे लोग ये मानते नहीं है कि उन्हें कैंसर हो सकता है। तो हर एक इंसान प्रोन है कैंसर के लिए, क्योंकि जो भी इंसान है उनमें हमेशा म्यूटेशंस होते रहते हैं जो हमारी बॉडी रिपेयर करती रहती है। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में भी कैंसर होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, बीच की एज में भी होते हैं। तो सब एज ग्रुप में कैंसर होता है। तो ऐसा सोचना कि नहीं हमें कैंसर नहीं हो सकता और अपने सिम्टम्स को इग्नोर करना, ये समझदारी का काम नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, ये सोचना कि अब हमें कैंसर हो गया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये गलत धारणा है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारे सर्वाइवर हैं, हम भी सुनते रहते हैं, स्पेशली जो हम सोचते हैं कि कैंसर का इलाज तो बाहर ही हो सकता है, इंडिया से बाहर। ऐसा भी नहीं है। जो भी दवाइयाँ, जो भी टेक्नोलॉजी बाहर अवेलेबल है, वो इंडिया में भी अवेलेबल है। आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो इसके लिए जनता से अपील या फिर सरकार से आप क्या अपील करना चाहें?
तो जैसे कि जो गाइडलाइंस होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो की जाती है, वो गाइडलाइंस को हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट के थ्रू आना चाहिए। तो बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका इवन प्रिवेंशन भी पॉसिबल है। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आती है और उस वैक्सीन से ऑलमोस्ट कैंसर नहीं होता है अगर वो लग जाए, बट वो छोटी एज में लगानी पड़ती है। तो 26 साल से पहले पहले लगानी चाहिए और 15 साल से कम में एज की बच्ची को लगे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये सब चीज़ें अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आए हमारे तो वो और अच्छी चीज़ है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ऑब्वियसली कैंसर है तो फेटल डिजीज़ ही होती है, तो है ना। तो अगर हम प्रिवेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा जागरूक होना चाहिए लोगों को कि स्क्रीनिंग होती है कैंसर की जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका पूरा क्योर संभव होता है। कौन से स्टेज तक का जो कैंसर है वो क्योरेबल होता है मेडिसिन से बिना ऑपरेट किए हुए? देखिए, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ऑपरेशन तो ब्रेस्ट कैंसर में करना ही होता है। हाँ जी, वो कंपलसरी है, ठीक है। कीमोथेरेपी अवॉइड की जा सकती है अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो, रेडिएशन थेरेपी अवॉइड की जा सकती है अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो, बट सर्जरी तो मेन मोडालिटी है। ब्रेस्ट कैंसर में तो सर्जरी करनी ही होती है। एक संदेश उस इंसान के लिए जिसको अभी अभी कैंसर हुआ है, उसे कोई भी कैंसर हुआ हो, उसके लिए एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? उसे कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मैं ये बोलना चाहूँगा उनको, जो भी कैंसर से ग्रसित हैं, जो भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर में जीत पाना संभव है। आप बस मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कीजिए। जो भी बुरी हैबिट्स हैं, अल्कोहल हो चाहे स्मोकिंग हो, उन सबको बंद कीजिए और डॉक्टर के दिया ट्रीटमेंट में अपने ऑन्कोलॉजिस्ट में, अगर जिस भी ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, उन पे विश्वास रखिए। तो कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेके चलते हैं एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि आज की डेट में हम क्रॉनिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। जो पहले फेटल हुआ करता था, अब क्योर संभव है उसका, और जो लास्ट स्टेज कैंसर भी है उनमें भी बहुत लंबा सर्वाइवल संभव है। हेल्थ सर्विसेज इन उत्तराखंड। हेल्थ सर्विस में उत्तराखंड की बात करें तो हाँ, अभी लैक है काफ़ी, स्पेशली गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा लैक है। कोई भी बहुत अच्छे लेवल के मेडिकल कॉलेजेस होना या हॉस्पिटल्स होना, तो और स्टेट से कंपेयर करें अगर तो काफ़ी गैप है। सर्जरी, सर्जन। हाँ जी, सर्जरी तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है, एलाइड ब्रांच है मेडिकल की, है ना। तो सर्जरी तो बहुत सारे डिजीज़ में, बहुत सारे कैंसर्स में मेन रोल होता है सर्जरी का। और सर्जरी ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर कैंसर में क्योर कर सकती है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो। योगा। हाँ जी, योगा डेफिनेटली, योगा एक बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स लेने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। नेचर। हाँ जी, तो नेचर और इंसान तो आपस में बॉन्डिंग है ही बहुत अच्छी, है ना। तो बिना नेचर के इंसान नहीं है, बिना इंसान के नेचर भी। जो धरती जिसने हमें बनाई है उन्होंने इंसान को के लिए हिसाब से नेचर बनाया हुआ है। पॉलिटिक्स। नो कमेंट्स। बॉलीवुड। यस, आई लाइक बॉलीवुड। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बट ज्ञान लेने के लिए अच्छा नहीं है। चेन्नई। चेन्नई इज ब्यूटीफुल सिटी। कोलकाता। कोलकाता इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। न्यूज़ नेत्रा। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। अच्छा, तो आपने बॉलीवुड बोला, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके चेहरे के हाव भाव भी बदले। तो बॉलीवुड का कोई गाना, कोई डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे? ठंडो रे ठंडो मारा पाड़ के हवा ठंडी पानी ठंडो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे देश की 75% आबादी जो कि गाँव में रहती है, तो वहीं 95% जो कैंसर के लिए अस्पताल हैं वे सभी अर्बन एरियाज में हैं, यानी शहरों में हैं। तो ऐसे में ऐसी कैंसर जैसी भयावह बीमारी की जानकारी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ नेत्रा ने एक कोशिश की डॉक्टर सकलानी के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाने की। हमें उम्मीद है अगर आपके कोई सवाल है तो वह आप हमारे कमेंट बॉक्स पर हमसे ज़रूर पूछेंगे, ताकि हम ये सवाल आगे आने वाले हमारे किसी सर्जन से या फिर कैंसर स्पेशलिस्ट से आपसे पूछ सकें। धन्यवाद।